कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 2 शहरी जाम बहक हो गए। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में मुजम्मिल को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मार दी, जबकि सदर कैपरी सिनेमा के करीब फायरिंग से बिलाल दम तोड़ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कराची में फायरिंग के 2 वाक़यात सामने आए हैं और इन वाक़यात में 2 शहरी जान की बाजी हार गए हैं। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में मुजम्मिल को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मार दी, जबकि सदर कैपरी सिनेमा के करीब फायरिंग से बिलाल दम तोड़ गया है। ऑर्डर जल्दी क्यों नहीं दिया? फैसलाबाद के इलाके झुमरा में गाहक को बारबेक्यू शॉप पर फायरिंग, दुकानदार मुलाजिम समेत जख्मी हो गया। सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ को मौसूल हो गई। मुलजिम को फायरिंग करते साफ तौर पर देखा जा सकता है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें। फैसलाबाद से ये वाक़या सामने आए हैं, जहां पर ऑर्डर जल्दी नहीं देने पर फैसलाबाद के इलाके में झुमरा में गाहक की बारबेक्यू शॉप पर फायरिंग कर दी गई। दुकानदार मुलाजिम समेत जख्मी हो गया। सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ को मौसूल, जबकि मुलजिम को फायरिंग करते साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उधर नूरियाबाद के करीब मोटरवे M9 पर मज़दा और ट्रॉलर में तसादुम हो गया। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाम बहक, जबकि 1 शदीद जख्मी। मज़दा हैदराबाद से कराची जा रहा था। मरने वालों की शनाख्त अरबाज और माशूक के नाम से हुई है। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, मराकश में 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने ज़मीन हिला कर रख दी है। कई मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। ज़लज़ले के नतीजे में 296 अफराद जाम बहक और सैकड़ों जख्मी हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ शहर से 72 किलोमीटर दूर था, जबकि ज़लज़ले के झटके साहिली शहरों पर महसूस किए गए हैं। आपको एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें कि मराकश में 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने ज़मीन को हिला कर रख दिया है। कई मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। ज़लज़ले के नतीजे में 296 अफराद जाम बहक और सैकड़ों जख्मी हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ शहर से 72 किलोमीटर दूर था, जबकि ज़लज़ले के झटके साहिली शहरों पर महसूस किए गए हैं। और अभी आपको बताएं, सदर आरिफ अलवी के ओहदे सदारत की मुद्दत खत्म हो गई है, लेकिन वो 9 सितंबर के बाद भी इस मनसब पर फाइज रहेंगे या ओहदा छोड़ देंगे। आइन क्या कहता है, इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मुद्दत सदारत अमलन 9 सितंबर को खत्म हो गई। क्या सदर अलवी मुकर्ररा मुद्दत के बाद भी सदर रह सकते हैं या नहीं, ये है बड़ा सवाल। दस्तूर की दफा 44 के तहत सदर ओहदा संभालने की तारीख से 5 साल की मुद्दत तक ओहदे पर फाइज रहते हैं, लेकिन ये शर्त ये है सदर मुमलिकत अपनी मियाद खत्म होने के बावजूद अपने जानशीन के ओहदा संभालने तक इस ओहदे पर फाइज रह सकते हैं। आइन की दफा 41(3) के मुताबिक सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों के अरकान पर मुश्तमिल इंतखाबी इदारा मुंतखब करता है। ज़ेली दफा 4 के तहत सदर के ओहदे के लिए इंतखाब ओहदे पर फाइज सदर की मियाद खत्म होने से ज्यादा 60 दिन और कम अज कम 30 दिन कबल करवाया जाएगा, मगर शर्त यह है कि अगर ये इंतखाब मुकर्ररा मुद्दत में इसलिए ना करवाया जा सकता हो कि कौमी असम्बली तोड़ दी गई है, तो ये असम्बली के आम इंतखाबात के 30 दिन के अंदर करवाया जाए। इस तरह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदर के इंतखाब तक सदारती मनसब पर बरकरार रहेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी 9 सितंबर 2018 को सदर मुंतखब हुए थे। मुल्क की तारीख में ये तीसरा मौका है जब मुंतखब सदर आरिफ अलवी आईनी मुद्दत मुकम्मल कर रहे हैं। इससे कबल आसिफ अली जरदारी और ममनून हुसैन ने बतौर सदर 5 साला मुद्दत मुकम्मल की थी। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली आईनी तसलसल के तहत अपनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद नए ओहदेदारान के इंतखाब तक अपने फराइज अंजाम देते हैं। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कह चुके हैं कि 18वीं तरमीम के तहत सदर का आईनी ओहदा खाली नहीं छोड़ा जा सकता। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज, पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ हैं। सदर मुमलिकत ने इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से मशवरे के लिए वजारत कानून से रुजू किया था। लिखे गए खत में सदर अलवी ने आइन के आर्टिकल 244 का हवाला देते हुए कहा था कि वो कौमी असम्बली के कबल अज वक्त तहलील होने के बाद 90 रोज़ की मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात कराने के पाबंद हैं। वजारत कानून ने तहरीरी तौर पर सदर मुमलिकत को बताया था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर मुमलिकत का इंतखाबात की तारीख के ऐलान में कोई किरदार नहीं है और आम इलेक्शन की तारीख फौरी तौर पर जारी की जाए। बिलावल भुट्टो का 90 रोज में आम इंतखाबात का मुतालबा सामने आ गया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने कहा कि इलेक्शन में ताखिर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए जो आज जेल काट रहे हैं। इनके लिए पैगाम है कि घबराना नहीं है।
بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ نیب چھاپوں کے حوالے سے جھوٹی خبریں چل رہی ہیں، نیب سے پہلے ڈرے ہیں اور نہ اب ڈر رہے ہیں۔ ہمارے کسی بھی وزیر کا نام ECL میں شامل نہیں، کچھ لوگوں نے اپنے کیسز ختم کروا دیے ہیں، لیکن ہماری توجہ کیسز پر نہیں، کارکردگی پر تھی۔ ہمارا کوئی سیاسی دشمن یا سیاسی مخالف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہمارا مقابلہ اس غربت سے ہے، اس بے روزگاری سے ہے، اس مہنگائی سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے الیکشنز جلد از جلد کروایا جائے، الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے، الیکشنز 90 دن میں ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی الیکشنز کے لیے تیار تھے، پاکستان پیپلز پارٹی میں 14 پہ الیکشنز کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان سے یہ سوال پوچھا جائے جو ہر الیکشن سے بھاگتے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن وہ اختیار استعمال کر رہے ہیں جو ان کے پاس ہے نہیں۔ مجھے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبران نیشنل اسمبلی یا ممبران پروونشل اسمبلی کا نام بتا دے جو ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ میں ہو۔ میں تو سن رہا تھا کہ 30 پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاستدان جو ہے وہ ECL پہ ہے۔ میرا نہیں خیال کوئی ECL پہ ہے۔ 16 مہینوں میں شاید دوسرے سیاسی جماعتوں نے اپنے جو سیاستدان پہ کیسز تھے ان پہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو باعزت بری بھی کروا دیا، نکلوا دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس اپنے کام پہ تھا، اپنے کیسز پہ نہیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں، فوری الیکشنز کا مطالبہ کرنے والے چیئرمین پیپلز پارٹی آج سے ملک بھر میں الیکشن مہم کا آغاز کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری آج براستہ ٹھٹا سجاوت سے بدین پہنچیں گے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی سے نکلنے کے بعد جگہ جگہ استقبال بھی کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فوری الیکشن کا مطالبہ کرنے والے چیئرمین پیپلز پارٹی آج سے ملک بھر میں الیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری آج براستہ ٹھٹا سجاوت سے بدین پہنچیں گے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی سے نکلنے کے بعد جگہ جگہ استقبال بھی کیا جائے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا ملک میں اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار سامنے آیا ہے۔ اجلاس میں معاشی اور انتظامی چیلنجز سے نمٹنے اور ملکی معیشت کی ترقی کے لیے روڈ میپ واضح کیا گیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ نگران حکومت قلیل مدت کے باوجود معاشی بحالی کے منصوبے پر کام کرے گی۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا 5واں اجلاس آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے شرکاء کو مقامی و بیرونی سرمایہ کاری کے راہ میں رکاوٹوں کے سدباب کے لیے لائحہ عمل سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کے بعد وفاقی وزراء نے میڈیا کو بریفنگ دی۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا، حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، غیر ملکی سرمایہ کاری کے راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو عالمی معاہدے جن کے ہم سگنیٹری ہیں، اگر ان کا مس یوز ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو کیسے روکا جائے گا، اس پر کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے معیشت کی بحالی کے لیے اصلاحات کو ضروری قرار دیا۔ کہا، معیشت مضبوط بنانے کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں۔ along with that ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم ڈیورنگ دس پیریڈ جب اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ریفارم پروگرام امپلیمنٹ ہوگا، that we try to enhance جو ڈفرینٹ ایریاز آف سوشل سیفٹی نیٹ ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ اور فار ریچنگ ہوتا ہے فائنینشیل انکلوژن، تو اس پہ کام کو ایکسپیڈائٹ کریں گے۔ اجلاس میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت معاشی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے قلیل، وسط اور طویل مدتی منصوبہ بندی پر مشاورت ہوئی۔ نگران وزیر اعظم نے کہا، اقدامات کے نفاذ سے آئندہ منتخب حکومت کو بھی ملکی معیشت کی بحالی کے پروگرام پر عمل درآمد میں آسانی ہوگی۔ ادھر چترال کی مقامی آبادی پاک فوج کی مدد کرنے کے لیے باہر نکل آئی۔ لوگ بالخصوص نوجوان اسلحہ، گولہ بارود اور خوراک پاک فوج کے اگلے مورچوں تک پہنچاتے رہے۔ اہل علاقہ نے TTP کی طرف سے دہشت گردی کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔
चित्राल के इलाके में दहशतगर्दी वाक़या ने लोगों की मिली जज्बे को जगा दिया। मकामी आबादी पाक फौज की मदद के लिए बाहर निकल आई। लोग कंधों पर असलहा, गोला बारूद और खुराक उठाकर पाक फौज के अगले मोर्चों तक पहुंचा रहे हैं। चित्राल की गयूर अवाम भी पाक फौज और फोर्सेस के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार। उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि मिट्टी की हिफाजत के लिए वो हर वक्त तैयार और चौकस है। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मकामी लोगों ने FC विंग कमांडर के साथ जिरगा करके चित्राल की अवाम की तरफ से पाक फौज के साथ मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया और TTP की तरफ से दहशतगर्दी के सख्त अल्फाज में मुजम्मत की। और यहाँ पर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर एतराज अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया है। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में बेंच पर साबिका हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला 3 माह बाद सुना दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 32 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के 3 जजेस पर शहबाज हुकूमत की दरखास्त खारिज कर दी। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया, जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। दरखास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच के रुकन को हरासा करने के लिए की गई। विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताख़ीर की। अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च से शुरू किया गया। 4-3 की अक्सरियत से स्पीकर की दरखास्त मुस्तरद की। विफाकी हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुप गई। फैसले के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आईनी मुकदमात से जजेस को अलग करने के लिए दरखास्तें दायर की। ऑडियो लीक्स कमीशन में भी ऐसे ही मफादात का टकराव और तअस्सुब जैसी बेसरोपा बुनियादों पर दरखास्त दायर की। विफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत के इन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। अदालती फैसले ना मानने पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारिहाना मुजाहिरा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नोयत की धमकियां दी गईं, जिसका मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अफसोसनाक बात यह है कि रेड जोन इलाके में एहतजाज पर पाबंदी आई थी। विफाकी हुकूमत ने जलसे के इनकाद के लिए सहूलत फराहम की। विफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। और यहाँ पर आपको बताएं, 5 रुकनी बेंच का मुख्तसर फैसला पढ़कर बहुत दुख हुआ। इंसाफ का तकाजा है कि जज किसी रिश्तेदार का केस खुद नहीं सुनते। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि फैसले में साज की ऑडियो के अलावा सारी बातें मौजूद हैं। फैसले में ऑडियो लीक से मुतालिक नहीं, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बात की गई है। कौम परेशान है कि ऑडियो लीक्स का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। तो ये बहुत अफसोसनाक है कि आज आप जो फैसला दिया है, आपने पिछली हुकूमत पे भी इल्ज़ामात लगाए हैं, वज़रा पे भी लगाए हैं, मगर अपनी सास की बात नहीं की कि उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। ऑडियो लीक्स का फैसला तो होना है इस मुल्क में कभी ना कभी। दूध का दूध पानी का पानी होना है। आप इलेक्शन के पीछे छुपें, आप तौहीन के पीछे छुपें, या आप ये कहें कि ये ऑडियो लीक्स कमीशन बन नहीं सकता था। आप जितने मर्जी बहाने ढूंढ लें, आज आपने बहुत बड़ा NRO दिया है अपनी सास को, और ये जुडिशियल NRO, दिस इज द मदर ऑफ ऑल NROs which has been given to a mother-in-law। और अभी आपको बताएं, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया है। अदालत ने पुलिस के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही के वकला की केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई, जबकि परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दी हैं। दौरान समाअत परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब की एक जेल रह गई है जहां मैं नहीं गया। मेरी 77 साल उम्र है, 3 असिस्टेंट पड़े हैं, बाईपास भी हुआ है। निगरान वज़ीर आला मेरा करीबी रिश्तेदार है, लेकिन मेरा मुखालिफ है। और यहाँ पर आपको बताएं, डॉलर पर निगरानी के शानदार नताइज सामने आने लगे। अमरीकी करेंसी जमीन पर आने लगी। कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 मजीद सस्ता, जबकि $302.95 पर बंद हुआ। तंग लाने लगी। हुकूमती निगरानी से डॉलर कायदे में और रुपया फायदे में आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.94 सस्ता ₹302 का हो गया।
ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 3 रुपए कमी 307 से कम होकर 304 रुपए का हो गया। करेंसी स्मगलिंग के गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी। पेशावर में FIA की कार्रवाई के बाद करेंसी मार्केट दूसरे रोज भी बंद रही। नौशहरा में छापे के दौरान हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलिंग में मुलविस 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान से 1 करोड़ 31 लाख से जायद की करेंसी बरामद। 3 हफ्तों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 28 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी, कारोबार के इख्तिताम पर 256 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में तेजी के बाइस 46,000 की सतह उबूर। ASE 100 इंडेक्स 46,013 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट में 5 अरब रुपए मालियत के 14 करोड़ हिस्स का कारोबार हुआ। डॉलर में कमी के बाइस सोने की कीमत में भी मुसलसल कमी। 20 तोला सोना 4,000 रुपए सस्ता होकर 2,12,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,430 रुपए कमी से 1,82,184 रुपए हो गई। रवां हफ्ते सोने की फी तोला कीमत में 26,600 रुपए कमी हुई है। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने महंगाई से सताए अवाम पर एक बार फिर से बिजली गिरा दी है। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपए 46 पैसे महंगी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक माह सितंबर के बिल्स पर होगा। हुकूमत ने महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी। साथ ही साथ बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज भी कर दिया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपए 46 पैसे फी यूनिट का इजाफा इतलाक माह सितंबर के बिल्स में होगा। उधर बिजली के तकसीम कंपनियों ने ग्रेड 17 से 20 के 1937 अफसरान के तबादले कर दिए। बुरी शोहरत रखने वाले 248 अफसरान का हेडक्वार्टर्स में तबादला। लेस्को ने भी बिजली चोरी में मुलविस 351 अफसर तब्दील कर दिए। फेस्को ने 201, आईएसको 221, मेपको ने 314 और हेस्को ने 122 अफसरान का तबादला कर दिया। बिजली चोरों के खिलाफ शहर शहर ऑपरेशन भी तेज। लाहौर में PTI और लीगी रहनुमा समेत 528 चोर पकड़े गए। 6 करोड़ 87 लाख रुपए की रिकवरी। फेस्को रीजन के 8 इजला में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन। 49 बिजली चोर रंगे हाथों धर लिए गए। लाखों का जुर्माना आयद। मुल्तान, लोधरा, लियाकतपुर, नारोवाल में भी दर्जनों बिजली चोर शिकंजे में आ गए। कराची में बिजली चोरों की फायरिंग से जमात इस्लामी का काउंसलर जान से गया। और यहाँ पर आपको बताएं, महंगाई के शिकंजे में गरीब और मजदूर तबका पहले ही जिंदा दरकोर था। रही सही कसर बिजली के बिल्स ने निकाल दी है। गुर्बत की लकीर से नीचे वाले पस्त हाल लोग जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मर्दान से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद उमर जूते बनाने का काम करता है। वो हालात से बहुत मायूस नजर आया। कहता है इस दौर में अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है गरीबों का। इसका किराया पूरा करूँ, स्कूल का फीस पूरा करूँ, बिल पूरा करूँ, पेट का खर्चा पूरा करूँ, ये किधर से होता। शरबत बेचकर बच्चों का पेट पालने वाला बशीर कहता है सारा दिन गाहक का इंतजार करते हुए ये सोचता रहता हूँ आज रात बच्चों को क्या खिलाऊंगा। पहले जो दौर था वो ठीक था, गुजारा कर लेते थे अपना। अभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई जिससे कि इसमें कभी आधा दर्जन बिकता है, कभी 15 गिलास बिक जाते हैं, उसमें मेरा चीनी का खर्चा भी पूरा नहीं। फुटपाथ पे सोने वाले एक मजदूर ने अपनी बेबसी का अहवाल सुनाया। कहा जिंदा रहने के लिए जमीन पे सोना जरूरी है, मकान का किराया और बिल कहाँ से लाऊं। कोई दिहाड़ी भी नहीं किया। उधर जंगल में सोते, कोई सोने का जगह भी नहीं है। कभी इधर कोट पास में सोते, क्या करेगा, हालात गड़बड़े, हालात ख़राब यार, क्या करेगा, महंगाई भी है तो ऐसी महंगाई हम क्या करेगा यार, उधर तो भी पैसे कमाना पड़ेगा ना। टैक्सी ड्राइवर इशफाक बेबसी की तस्वीर बने नजर आए। कहते हैं जब से पेट्रोल महंगा हुआ है सवारी लगती ही नहीं। घर में मरीज हैं, उनका इलाज कैसे करवाऊंगा। 10-11 बज जाते हैं लेकिन मजदूरी नहीं होती। क्यों कि पूरा दिन जो सवारी उठाते हैं वही पेट्रोल डाल देते हैं, जो सवारी उठाते हैं वही पेट्रोल डाल देते हैं, तो बचत कुछ होती नहीं है, तो क्या करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी ने गरीब और मजदूर बंदे से जीने का हक भी छीन लिया है। उनका कहना है कि इन मुश्किल हालात में बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनकी दाद रसी करे ताकि ये अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन राजा इबाद के साथ फैजुल हसन मलिक, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर मुल्क में महंगाई के डेरे जारी हैं। हालिया हफ्ते भी शराब बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान 32 अशिया ज़रूरियाँ महंगी हुई, जबकि महंगाई की शरह में 0.96% का इजाफा देखने में आया है। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुताल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफे के असरात। चौथे हफ्ते भी मुसलसल महंगाई में इजाफा। शरह 0.96% मजीद बढ़ गई। मजमूई सतह 26.32% पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात की जानिब से
से जारी हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया महंगी, 5 अशिया सस्ती और 14 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते डीजल 6.28 और पेट्रोल 5.12%, LPG 5.19%, टमाटर 17, दाल मसूर 10.87%, जबकि चीनी की कीमत में 6.73% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक लहसुन 4.66, गुड़ 3.62 और दाल मूंग 3.55% महंगी, जबकि हालिया हफ्ते प्याज और दाल चना की कीमत भी बढ़ी। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक चिकन 3.2% सस्ता, जबकि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी कमी हुई। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी सामने आ गई है। 10 सितंबर को पाक भारत मैच के लिए रिजर्व डे भी रख दिया गया है। एशिया कप सुपर 4 राउंड का मैच बारिश से मुतासिर हुआ तो उसे अगले रोज ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। रिजर्व डे पर मैच वहीं शुरू होगा जहां पर रोका गया था, जबकि कोलंबो में बारिशों के सबब एशिया कप के बकिया तमाम मैचेस खतरे में हैं। उधर क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। एम्पायर्स में एक पाकिस्तानी भी शामिल है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होगा। इवेंट में 16 अंपायर्स मैच सुपरवाइज करेंगे। पाकिस्तान से एहसन रजा भी शामिल है, जबकि तवील अरसे बाद अलीम डार पैना का हिस्सा नहीं है। उन्होंने रवा साल अंपायरिंग पैनल से इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, भारत में 2 रोज़ा G20 सरबराही इजलास का आज से नई दिल्ली में आगाज होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन भारतीय दारुल हुकूमत पहुंच गए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। इजलास में गरीब ममालिक के लिए कर्जों में रिलीफ, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत होगी। सऊदी वली अहद और भारतीय वज़ीर आज़म की मेज़बानी में सरमायाकारी फोरम का भी इनेकाद किया जाएगा, जबकि सऊदी अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर डील का भी इम्कान है। खलीजी और अरब ममालिक भारत से जुड़ सकेंगे। इजलास में शिरकत करने वाले मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पेश किया जाएगा। उधर समंदरी तूफान डेनियल की तबाहकारियां जारी हैं। यूनान में 93 साल बाद तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया है। मरने वालों की तादाद 10 हो गई, जबकि मगरबी शहर कादीसा डूब गया है। सैलाब से कई घर भी बह गए, सड़कें और पुल तबाह, बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। 1930 के बाद ये सबसे बड़ी तबाही है। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी नए स्पेल के लिए तैयार हो गए। टॉप पाकिस्तानी बॉलर 19 सितंबर को सेहरा सजाएंगे। उनकी शादी शाहिद अफरीदी की बेटी इंशा से होगी। दोनों का निकाह फरवरी में हुआ था। उधर शाहरुख खान की फिल्म जवान ने रिलीज होते ही तूफान बर्पा कर दिया है। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का बिजनेस करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। और अपने वालिद के साथ होने वाली नाइंसाफी का बदला लेने के लिए नौजवान ने कमर कस ली। एक्शन क्राइम ड्रामा ल्यूपिन सीजन 3 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज, पाकिस्तानियों की आवाज।